हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। साइंस की अगली क्लास लेकर आए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और मैं सुधीर मोतला आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आइए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और लीवर के बारे में। देखो, मैं स्टेप टू स्टेप मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने की कोशिश करी है। पहले में मैंने आपको ओवरव्यू बताया, उसके बाद फिर मैंने जो मुंह से शुरू होता है पाचन और अमाशय के बारे में बताया है। ये उससे नेक्स्ट क्लास है। इसके आगे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी क्लास नहीं होगी, ये इसी में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो समझिए, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका लीवर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत, इसका मतलब है छोटी आंत, और इसका मतलब है बड़ी आंत। आपकी बॉडी में आंतें दो प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी आंत, और ये है आपका लीवर। ठीक है, तो लीवर और आंत, आपकी आंतें जो छोटी आंत और बड़ी आंत, ये तीन टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे और तीनों के बारे में विस्तार से समझेंगे। जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में समझेंगे इसको। ठीक है, तो इसको देखिए, चलते हैं स्लाइड पे। तो हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। देखो, पहले इसको मैं चित्र दिखा देता हूं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत है। ये कौन सी आंत है आपकी? छोटी आंत। तो देखिए, छोटी आंत कौन सी है? ये वाली, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला मैं इसको पेन से ड्रॉ कर देता हूं। ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये इसके अंदर वाला पार्ट छोटी आंत का भाग माना जाता है। ये वाला, ये आपकी छोटी आंत है। तो छोटी आंत के कई पार्ट्स हैं। छोटी आंत को पार्ट्सों में बांटा गया है, जिसे पहले पार्ट्स यानी कि ऊपरी पार्ट्स को कहते हैं डियोडुनम, और बीच वाले पार्ट्स को कहते हैं जेजुनम, और छोटे वाले पार्ट्स को यानी कि निचले पार्ट्स को कहते हैं इलियम। ठीक है, छोटा नहीं है, मतलब जो सबसे निचले वाला पार्ट है छोटी आंत का, उसे कहते हैं इलियम, और ये जेजुनम है और ये डियोडुनम है। ये जो आपकी डियोडुनम होती है, ये जुड़ी होती है आपका किससे? अमाशय से। यहाँ से ये किससे जुड़ी हुई है? अमाशय से। तो जो खाना आपका यहाँ से आके और यहाँ इकट्ठा होता है, ये खाना इकट्ठा जो होता है, ये धीरे धीरे फिर कहाँ सरकता है? आपका डियोडुनम में सरकता है, और डियोडुनम में ही आके आपका अग्नाशय से, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा हमने, जो आपका पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से जो डक्ट से जो जूस निकलते हैं, वे कहाँ मिलते हैं? इसमें आके, यहाँ आके मिलते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका पिछले, इसके पीछे थोड़ा सा ऐसे लंबा सा, ये आपका पैनक्रियाज होता है, और यहाँ से डक्ट के माध्यम से इसमें जो उसके अमाशय निकल, सॉरी, जो उसके एंजाइम निकलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? आके छोटी आंत के डियोडुनम में। ठीक है, तो डियोडुनम से फिर, तो जब ये यहाँ एक पाइलोरिक वाल होती है, तो इस वाल को पार करके कहाँ आता है खाना? डियोडुनम में। तो डियोडुनम में आने के बाद फिर ये क्या हो जाता है? काइम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये काइम कहते हैं इसे। और यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक ये होता है फूड, और फूड इसके बाद आगे क्या हो जाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटी आंत हो गई। तो निचले वाला पार्ट है फिर ये इलियम, और ये आपको जेजुनम, और फिर ये इलियम है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, छोटी आंत का आपने चित्र देख लिया है, इसके बारे में पढ़िए, समझिए क्या क्या लिखे हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखो, ग्रहणी यानी कि डियोडुनम, जो आपकी डियोडुनम होती है उसे ग्रहणी कहते हैं। तो जब ग्रहणी से काइम, काइम का मतलब है जो खाना आपका छोटे छोटे अणुओं में टूट चुका है, जो खाना, उसे काइम कहते हैं। जब अमाशय में उसमें एसिड मिल जाता है HCl, तो खाना टूट जाता है। ठीक है, एसिड को फैटी एसिड में तोड़ देता है वो। वहाँ पे रेनिन एंजाइम मिलता है जो आपके मिल्क प्रोटीन को पचाता है, बच्चों में जो पाया जाता है। लाइपेज है जो आपका प्रोटीन को पचाने का काम करता है, तो आंत में चला जाता है। यह बहुत ही सरल हो जाता है। सरल होने का मतलब है छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। सरल होने का मतलब है कि जब खाना आपका अमाशय से छोटी आंत में एंट्री करेगा, तो बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ खाद्य पदार्थों के पाचन बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? यानी कि पूरा खाद्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाता, फिर भी उसमें कुछ
आपके मिनरल्स और आपके प्रोटीन आपके जो न्यूट्रिशंस हैं वे बचे रहते हैं, जिन्हें छोटी आंत में पचाया जाता है। क्योंकि इसके लिए छोटी आंत हाथ से क्योंकि इसके लिए छोटी आंत से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं खाना पचाने के लिए। अब देखिए जैसे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट का पाचन डेड्यूनम से ही शुरू हो जाता है। जो आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन है, फैट है, ये छोटी आंत से ही पाचन शुरू हो जाता है, यानी किससे, डेड्यूनम से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेड्यूनम में आपके अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से आके जो जूस निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं, वो इन्हें यहाँ आके क्या करते हैं, वो पचाने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम काइम में ही डेड्यूनम में कहाँ मिलते हैं, डेड्यूनम में मिलते हैं। काइम का मतलब है खाने में, यानी कि फूड में कहाँ मिलते हैं, आके डेड्यूनम में। किससे निकलने वाले, पैनक्रियास से निकलने वाले, वही जो अभी मैंने आपको बात बताई है। तो आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द डेड्यूनम, यानी कि जो आपका आयरन होता है, लोहा कहते हैं जिसे, ठीक है, हीम जो होता है उसका पाचन यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डेड्यूनम में ही होने शुरू हो जाता है। और जैसे आप आगे जाएंगे कुछ जो दूसरे और पाचक तत्व जैसे विटामिन्स B9 है, तो उसका पाचन भी आपका डेड्यूनम में होता है। और B9 का कुछ पाचन छोटी आंत के जो जेजुनम वाला पार्ट है उसमें भी होता है, जिसे फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और B12 का पाचन कहाँ होता है, B12 का पाचन जेजुनम में होता है। ठीक है। लेकिन डेड्यूनम में क्या होता है, आयरन का पाचन होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, या पूछा गया है इसलिए रिपीट हुआ है। देखो हमारी कोशिश ये रहती है किसी भी एग्जामिनर की कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम वो तो गलत ना हो। आपने जो नहीं पढ़ा है या जो चीज़ें छूट जाती हैं, अगर मान लिया कुछ वहाँ से कुछ नया निकाल के ले आए वो लोग, हालांकि जो अगर आप कंसेप्ट तरीके से सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप कर ले जाते हैं सही, वो आपकी प्रैक्टिस पर, आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ रखने का मतलब यही होता है कि कम से कम वो गलत ना हो। वो तो गलत ही नहीं होने चाहिए, यहीं बढ़त मिलती है। ठीक है। क्योंकि जो नए हैं वो सबके लिए नए होते हैं, तो इसलिए जो पुराने हैं वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही है। तो पैनक्रियाज में से निकलने वाले जो एंजाइम है वो कहाँ मिलते हैं, काइम में, डेड्यूनम में मिलते हैं। और आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डेड्यूनम में। आपकी जो डेड्यूनम का मतलब जो ऊपरी पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये वाला, यहाँ पे आयरन का ही पाचन हो जाता है। आयरन का पाचन कहाँ होता है, डेड्यूनम में होता है। देखो आयरन और आपका B9 फोलेट बोलते हैं कि फोलिक एसिड, ठीक है, ये, और यहाँ B12 का होता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक। खैर ये इतना ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार रिपीट करना जरूरी होता है। तो डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, इसकी 3 पार्ट है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम बड़ी आंत पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे निकलिए इससे, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे निकलने वाले जो एंजाइम हैं वो क्या करते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं आपके भोजन को पचाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, देखो ये लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इससे निकलने वाले एंजाइम देखो, इरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ठीक है। अब देखिए इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है, एमिनो एसिड में। प्रोटीन को कहाँ तोड़ता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन को कहाँ तोड़ेगा, एमिनो एसिड में। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। लाइपेज फैट को तोड़ता है किस में, फैटी एसिड में। जो आपका फैटी एसिड है उसमें लाइपेज तोड़ देता है उसे। अब देखिए माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इनके नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है कि कार्ब के नाम है ना, कार्ब के नाम है। तो देखिए जब आपने कार्ब पढ़े थे, जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे न्यूट्रिशंस में, तो उसमें मैंने आपको बताए थे माल्टेज क्या होता है, सुक्रेज क्या होता है, लैक्टेज क्या होता है ना। तो ये कौन सा मोनोसैक्राइड है, कौन सा पॉलीसैक्राइड है, कौन सा डाइसैक्राइड है। तो उसी में देखो माल्टेज का मतलब है माल्ट यानी कि माल्टोज को पचाएगा। अच्छा ये तीनों क्या पचाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ये जो थोड़ा बहुत कार्ब बचता है यहाँ तक आते आते वो सभी टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो माल्टेज किसको पचाएगा, माल्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, लैक्टेज लैक्टोज को। लैक्टोज कहाँ से मिलता है, जो आपका मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है। तो वहाँ से लैक्टोज मिलेगा, दूध में होता है। तो इसको भी ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है, लैक्टेज करता है लैक्टोज को। सुक्रोज को कौन पचाता है, सुक्रेज, और माल्टोज को माल्टेज।
सेम ऐसे ही रख दिए गए नाम, जैसे जिस कार्ब को जो पचाएगा उसका बस उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में चेंज करके स्पेलिंग में थोड़ा अंतर कर दिया, नहीं तो कोई अंतर नहीं है, आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के बाद जो बचे दो हैं उसमें देखो इरिप्सिन है, बस इतना याद रखना, इरिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज फैट। देखो इरिप्सिन और प्रोटीन ऐसे याद रख सकते हैं कि इरिप्सिन में बाद में भी आईएन है और प्रोटीन में भी बाद में आईएन है, तो इरिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। बचा लाइपेज, लाइपेज तो फिर फैट ही बचा है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये 4-5 नाम है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अब देखिए इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, भोजन सरलतम अणुओं में टूट जाता है। पूरे पाचन का मतलब है सारे अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। मैंने इससे पहले आपको जब शुरू में डाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि छोटी आंत में एक विलाई संरचना होती है, और मैंने अच्छे से पढ़ाया था वो विलाई का पूरा चित्र बना के कि कैसे विलाई में कैसे आपका वेंस जाती हैं, कहाँ फैटी एसिड का पाचन होता है, फैट का पाचन कहाँ होता है, कार्ब का पाचन कैसे करते हैं, पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो ये सरलतम अणुओं में टूट गया। अब काम बचा विलाई का और उसके एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन में धीरे धीरे अपने जो पाचक तत्व हैं उनको खींच के अंदर कर लेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे ये छोटी आंत का पार्ट था, अब आगे आप बड़ी आंत पे यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पे। बिल्कुल सेम चित्र मैंने इसीलिए बनाया है जिससे आप समझ सको उसको। आपका ये वाला जो पार्ट है, देखो अब मैं इसमें इस तरीके से बनाऊंगा, ये वाला, ये आपका बड़ी आंत है। ये आपका कौन सा पार्ट है? बड़ी आंत का। ठीक है, ये आपका एनल वाला पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है? एनल वाला। अब देखिए जहां छोटी आंत समाप्त होती है, जहां पे छोटी आंत समाप्त होती है वहीं पे सबसे निचले वाले पार्ट को कहते हैं सीकम। सबसे निचले वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? सीकम कहा जाता है। इसमें मैं इसका पेन बदल लेता हूं, इसको कहते हैं सीकम। अब देखिए ये है आपका अपेंडिक्स, ये निकला हुआ, ये क्या है? अपेंडिक्स। अर्थात जब मानव कच्चा मांस खाता था तो उसको पचाने का काम अपेंडिक्स करता था, ऐसा माना जाता है। कहीं कहते हैं कि सेलुलोज को पचाने का काम करता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो इस पर चीज़ों को ज़्यादा इस पर विस्तार से रिसर्च नहीं होने के कारण इसका कुछ फिक्स नहीं कहा जाता। आप अलग अलग रिसर्च में पढ़ेंगे अलग अलग ही मिलेगा आपको, तो इसलिए इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस पर क्वेश्चन ये बनता है कि छोटी आंत से जब खाना बड़ी आंत में एंट्री करता है तो उसी के एक साइड में ये छोटा लटका रहता है। तो कभी कभी खाना क्या होता है, जब छोटी आंत से बड़ी आंत में एंट्री करता है तो अपेंडिक्स में कभी खाना चला जाता है। खाने का मतलब है जो सरलतम अणुओं में टूट चुका लिक्विड टाइप का जो है वो छोटी इसमें अपेंडिक्स में चला जाता है। तो अपेंडिक्स में जाने की वजह से क्या होता है, उसमें एसिड है, तो एसिड है तो उसमें गैस बनेगा, गैस बनेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें अल्सर हो सकता है। तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो वो फूलता है उसमें गैस बनने से, तो उसमें दर्द होता है बहुत तेज़ी से इस अपेंडिक्स में। तो जब दर्द होता है तो डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स को निकाल के फेंक देता है। आप बिना अपेंडिक्स के फुल लाइफ रह सकते हैं। ठीक है, बिना अपेंडिक्स के आप फुल लाइफ रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप बिना योवला के रह सकते हैं, मैंने आपको योवला बताया था ना कि कैसे योवला लटका रहता है पीछे, तो बिना योवला के भी रह सकते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करके योवला निकाल देता है, फिर आप जो खर्राटे लेते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही इसका है, अपेंडिक्स का जब दर्द करता है तो डॉक्टर इसे निकाल देता है, तो आप बिना अपेंडिक्स के रह सकते हैं आसानी से। तो आपका ये वाला पार्ट जो निचला वाला पार्ट है सीकम कहलाता है। और भी दिखाऊंगा इसमें अच्छे से मैं आपको अगली स्लाइड में। और ये जो ये वाला पार्ट है इसका, इसको कहते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ, असेंडिंग कोलोन। देखो पूरी जो बड़ी आंत है इसको कोलोन कहते हैं, बड़ी आंत को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। उसके 3 पार्ट्स बना रखे हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे आती हुई, ये तो ये इस तरीके से पार्ट्स में बटी हुई है। काम क्या है, जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में काम करता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन से खाना ऊपर चढ़ता है। खाना कहाँ चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है, यहाँ ये खाना चढ़ रहा है ये, और फिर ये आगे कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यहाँ रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। तो जो बड़ी आंत होती है आपकी, जो पानी का कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ ऐसे से B12 विटामिन होता है, ऐसे कुछ वाइटामिन होते हैं जो यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम नहीं, ऐसे जीव होते हैं जो छोटी बड़ी आंत में पाए जाते हैं,
और आपके डाइजेशन के लिए होते हैं, उन्हें बायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोबायोटिक्स खाने से बढ़ाए जाते हैं। जैसे आपका जब पेट खराब होते हैं तो आप डॉक्टर के जाते हैं, आप कहेंगे पेट में डिस्टर्ब हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको प्रोबायोटिक्स देता है। तो प्रोबायोटिक्स बढ़ने से क्या हो जाता है, आपकी जो बड़ी आंत का ये वाला पार्ट है, इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जो बायोटिक्स खत्म हो चुके होते हैं आपके फास्ट फूड खाने से या खराब खाना खाने से, एसिडिक चीज़ें खाने से, वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं, वाइटामिन बनाते हैं, B12 वगैरह का जनरेट करते हैं। इसलिए पेट खराब होता है तो डॉक्टर देगा ना, B कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल भी देता है, प्रोबायोटिक्स भी देता है। जब एंटीबायोटिक्स देता है डॉक्टर, उसके साथ प्रोबायोटिक्स भी देता है। क्यों? एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स को खत्म करती है, प्रोबायोटिक्स को बढ़ा देती है। या फिर कहेगा दही वगैरह का उपयोग ज़्यादा करिए आप खाने में। क्यों? क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, दूध में भी होते हैं, लेकिन दही में ज़्यादा होते हैं। तो दही में प्रोबायोटिक्स खाने से दही से पेट सही रहता है, इसीलिए तो पेट सही रहता है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो प्रोबायोटिक्स आपकी जो बड़ी आंत है उसको हेल्दी रखता है। तो ऐसे जो खाना ऊपर चढ़ता है इसमें पानी को सोखने की क्षमता होती है, तो बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो बचा हुआ फूड है या काइम कह सकते हैं उसे आप, वो बाहर कहाँ, रेक्टम में जाकर इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे नीचे आउट हो जाता है एनल के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए अपेंडिक्स आपकी समझ में आ गया, कोलोन आपकी समझ में आ गया, यहाँ फूड का पाचन होगा, पानी का। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन का कब्ज होता है इसको, और डायरिया जिसको कहते हैं लूज मोशन हो जाना। देखो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या आपकी टेंडेंसी ही ऐसी बन जाए, पेट की कोई जेनेटिक समस्या ऐसी हो कि आपको पिछली पीढ़ियों से कॉन्स्टिपेशन की ही समस्या है, तो वो बच्चों में भी हो जाती है ऐसी कि माँ को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत लंबे समय से, बचपन से ही, लेकिन आगे उसके जो बच्चे हुए तो हो सकता है उनको भी यही समस्या रह जाए। अच्छा, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो जो बड़ी आंत है आपका, वो खाने से पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। तो जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है तो यहाँ का जो खाना है, काइम है, ये बहुत ज़्यादा सूख जाता है, टाइट हो जाता है। तो सूखने से क्या, रेक्टम में इकट्ठा रहता है, पड़ा रहता है। लेकिन जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उन्हें आगे चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी प्रॉपर नहीं मिलने से वो क्या है, वहीं पे इकट्ठा होता रहता है खाना और वहीं पे सूख जाता है। तो सूखने से क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है। जब सूख जाता है तो फिर यहाँ से सड़क के नीचे आने में समस्या होती है। तो फिर क्या करता है व्यक्ति, जोर लगाता है। तो जैसे ही वो जोर लगाएगा तो नीचे यहाँ से जो वेंस जाती हैं, यहाँ वेंस होती हैं जिन्हें हेमोरॉइड्स कहते हैं, ये वेंस जाती हैं। और ये वेंस में जब इन पे ताकत लगेगी तो यहाँ पर घर्षण होने से क्या हो जाता है, ये फट जाती है। तो फटने से ब्लड आ जाता है, इसी को पाइल्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। तो ये समस्या अक्सर भारतीयों में नहीं है, ये नॉर्मली है। 50-55 के बाद में अगर आपने पेट की प्रक्रिया को ठीक नहीं रखा तो पाइल्स होना तय है। कारण क्यों? क्योंकि आपका जो फूड है अगर वो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब है वो सही नहीं है, तो फिर आपकी बड़ी आंत में इन्फेक्शन होगा। तो या तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी पानी का, या पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, यानी कि बहुत कम करेगी। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो बड़ी आंत का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का जो फंक्शन है, अगर वो नहीं हो पा रहा तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, तो पानी को बाहर निकाल देगी, छोड़ देगी। तो पानी को बाहर निकाल देगी तो फिर सुबह लूज मोशन हो जाएगा। तो लूज मोशन होने से मतलब पानी के कम एब्जॉर्प्शन से भी लूज मोशन हो जाता है। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही अलग अलग फंक्शन है। कॉन्स्टिपेशन किससे होगा, जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और डायरिया किससे होगा, जब एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, तो आंत का जो फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये इससे इफेक्ट होता है और तुरंत पानी को बाहर कर देता है। तो बार बार क्या समस्या आती है, लूज मोशन की समस्या आती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक खाने नहीं खाने चाहिए। एसिडिक से क्या होता है, समस्याएं पैदा होती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसे देखिए बड़ी आंत में इतना समझ में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत खाने के खनिज लवण और पानी का पाचन करती है, अर्थात उन्हें खाने से अलग कर दी है। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, बड़ी आंत के बाद काइम रेक्टम में चला जाता है। काइम का मतलब खाना कहाँ चला जाता है, रेक्टम में। अभी बताया मैंने आपको, खाना कहाँ चला जाता है, रेक्टम में खाना इकट्ठा हो जाता है और एनस के माध्यम से बाहर हो जाता है। ये एनस के माध्यम से ये बाहर हो जाता है। तो पाइल समझ में आया आपके, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्या सब किसकी समस्या है, बड़ी आंत की समस्याएं हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या पढ़ा, बड़ी आंत को। ठीक, अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम आपका लीवर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है आपका लीवर। देखिए ये चित्र है आपके लीवर का, ऐसा आपका लीवर होता है।
क्या है आपका ये लीवर है। ये है आपका लीवर। देखिए ये लीवर है आपका, और ये गाल ब्लैडर है ये वाला। ये क्या है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मतलब पित्त की थैली कहते हैं जिसको आप। और ये एक डक्ट के माध्यम से कहाँ खुलती है? अमाशय के पास में जाके। ठीक है, तो ये लीवर है आपका। तो ये स्वस्थ लीवर है। स्वस्थ लीवर का मतलब है एकदम हेल्दी लीवर। तो हेल्दी लीवर रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में रेगुलेशन का यानी कि सबसे ज़्यादा काम यही करता है लीवर। हार्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? लीवर ही करता है। हालांकि ऐसे ऐसे कोई काम नपे हुए तो है नहीं कि भाई ये कितना काम करता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हार्ट नॉन स्टॉप काम करता है, एक बार जन्म में शुरू धड़कने के बाद और फिर मृत्यु पे ही बंद होता है, ये भी इतना ही काम करता है। ठीक है, हालांकि सब फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं, कोई फंक्शन रुकता नहीं है बॉडी का, लेकिन फिर भी इसके कई सारे मल्टीपल वर्क हैं। इसके हार्ट का काम क्या है? पंप करने का है, सिंगल वर्क है, लेकिन इसके मल्टीपल वर्क है। ये कई सारे काम करता है, जैसे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ब्लड में हार्मोन को रेगुलेट करता है, आप जब कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं उसको रेगुलेट करता है, आपको जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है उसको रेगुलेट करता है। बहुत काम करता है बेचारा, एक तो ये मजदूर की तरह है बिल्कुल। ठीक है ना, और ये इफेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप अनाप शनाप खाने लगेंगे अपने आप को ही खराब कर लेगा बेचारा। ठीक है, तो समस्याएं पैदा होती है। देखिए ये आपका ये लीवर है आपका, ये वाला। ये क्या है? आपका लीवर है। ये अमाशय है, ये डक्ट से, देखो ये गाल ब्लैडर है, ये डक्ट से जुड़ा है, कहाँ? डेड्यूनम में जुड़ा है। ये इससे निकलने वाला जो जूस निकलता है, यानी कि जो बाइल जूस है, HCl है जो इसका, जिसे जठर रस कहते हैं, वो कहाँ निकलता है? आपका डियोड्यूनम में। ये डियोड्यूनम ही तो है, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, ये डियोड्यूनम है ये वाला, और ये जेजुनम है, और ये इलियम है। ये छोड़िए, हम पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए लीवर के बारे में, लीवर के फंक्शन और उसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है और कैसे काम करता है, समझिए इस बात को। देखो लीवर शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैंने आपको बताया था ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। जैसे मैंने पैनक्रियाज बताया, पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, यानी कि वो एंडोक्राइन का काम भी करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है। एंडोक्राइन का मतलब है जब ब्लड में घुल के चले आपके एंजाइम या उससे निकलने वाले जो हार्मोन है एंजाइम, जब ब्लड में घुल के चलते हैं तो वो एंडोक्राइन है, और जब डक्ट से चलते हैं तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक्सोक्राइन। तो यहाँ से डक्ट निकली जाती है, नली, ये नली है, और इन्हीं नलियों के माध्यम से क्या होता है? इन्हीं नलियों के माध्यम से क्या निकल के आता है आपका? इससे एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया ना आपको। देखो कैसे है, समझिए फिर से। ये डक्टी तो है, ये नली है, इन नलियों से तो क्या आता है? ये रहा, इन नलियों से होगा आता है, इसलिए क्या है? एक्सोक्राइन है। ठीक है, इसलिए क्या है? एक्सोक्राइन। अब देखिए तो कौन कैसी एक्सोक्राइन ग्रंथि है? सबसे बड़ी है, शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद कौन सी है? पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज कैसी है? मिक्स है, उसमें दोनों के गुण हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के भी। अब इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के लगभग होता है, 1.5 kg से 2 kg के लगभग होता है। ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बॉडी के वेट के और हाइट के हिसाब से। ठीक है, इसका मुख्य कार्य शरीर के तापमान को बनाए रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखना, और भोजन के पाचन में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? देखो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, जो भोजन में पाचक एंजाइम के लिए कैटालिस्ट का काम करता है। पाचक कैटालिस्ट का काम का मतलब होता है कि कैटालिस्ट का मतलब उसे प्रक्रिया को बढ़ा देता है, एंजाइम की जो पाचन की प्रक्रिया उसे क्या कर देता है? बढ़ा देता है, कैटालिस्ट का काम करता है। आगे इसके अलावा शरीर में खाई गई हर वस्तु यहाँ तक पहुँचती है। देखो आप जो भी कुछ खाते हैं, जब वो आपका फैट में जब आप जो भी कुछ खाते हैं, जब वो न्यूट्रिशन में टूट जाता है तो ब्लड में घुलता है। तो ब्लड में घुलने के बाद सबसे पहले लीवर के पास जाता है वो। ठीक है, लीवर उसे देखता है क्या चीज़ आगे भेजने की है, क्या चीज़ आगे भेजने की नहीं है। अगर समस्या ज़्यादा है ब्लड में, जैसे कार्ब आपने ज़्यादा खा लिया, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, ब्लड में वो पचा और ब्लड में घूम रहा है, लीवर के पास गया, लीवर ने कहा इतनी तो ज़रूरत ही नहीं है आगे भेजने की, तो वो क्या करेगा? उसे अपने पास रख लेगा। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में रख लेगा। और ग्लाइकोजन के रूप में जब उसे रख लेगा तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो उसे फिर ग्लूकोज में तोड़ देगा। जरूरत कब पड़ती है? जब आप फास्ट रखते हैं, खाना नहीं खाते। जैसे मान लिया आप काम पे गए तो वहाँ अपने सारा दिन काम कर रहे हैं, खाने का टाइम नहीं मिला, तो आपका ध्यान रखने के लिए लीवर है ना, लेकिन लीवर इतना ध्यान नहीं रखता कि आपका फिर वो कई दिन ध्यान रखेगा।
वो आपका एक टाइम, एक दिन, 2 दिन ध्यान रख सकता है, इससे ज़्यादा वो ध्यान नहीं रख सकता। बस आप उसको पानी की पूर्ति करते रहिए, पानी की और इलेक्ट्रोलाइसिस की। लीवर आपको कोई समस्या पैदा होने ही नहीं देगा, क्यों? उसके पास में इतना बचा हुआ भोजन है कि वो आपको उसकी पूर्ति करता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पहुँचती है। अगर किसी को जहर दे दिया जहर खिलाया जाता है तो उसका पता किससे पता चलता है? लीवर से। अगर किसी ने जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो एक तो ये पता है कि भाई इसने खा लिया, देखा था किसी ने, लेकिन हम कैसे पता लगाएं? क्यों? तो डॉक्टरों को पता है कि अगर जहर खाया होगा तो लीवर के पास रखा होगा, क्योंकि लीवर रख लेता है चीज़ों को सबूत के रूप में कि हम आपको दिखाएंगे बाद में क्या हुआ था। तो फिर उसका लीवर का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसका लीवर की जांच होती है, तो उसमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है, क्योंकि लीवर में आपके ब्लड में घुलेगा, तो ब्लड में घुलेगा तो ब्लड लीवर के पास जाएगा, तो फिर उससे पता चल जाता है कि आपका लीवर में जहर होने की वजह से, अर्थात मृत्यु जहर की वजह से हुई है। ठीक है, तो खाई गई खाद्य पदार्थ शरीर में खा लिया जाता है तो वह ब्लड में बदलता है और सबसे पहले किसके पास जाता है? लीवर के पास जाता है। यही बात, लीवर इसकी स्कैनिंग करता है और आवश्यकता से अधिक पदार्थों को अपने पास रख लेता है। जैसे आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने पर कार्बोहाइड्रेट को अपने पास रख लेगा और इसे किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब जरूरत पड़ती है। वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। इसलिए ब्लड को इसलिए लीवर को क्या कहते हैं? ग्लूकोज का प्रबंधक। क्या कहते हैं इसे? ग्लूकोज का, इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज का प्रबंधक कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज का प्रबंधक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ग्लूकोज का प्रबंधक, रेगुलेटर, मैनेजमेंट करता है किसका? ग्लूकोज का। भाई जैसे जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यहीं से तो मोटे होते हैं, पेट से। तो पेट से मोटे होने का मतलब क्या? लीवर ने अपने पास चीज़ें रखनी शुरू कर दी हैं और फिर वो ऐसे ही लगाता रहेगा, उनकी तह लगाता रहेगा, आपके फैट की तह लगाता रहेगा। तो पहले पेट बढ़ता है, फिर वो क्या करेगा? नीचे को सरका देगा उस चीज़ को, फिर थाई बढ़ेगी, फिर हिप बढ़ेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर कंधे बढ़ेंगे, फिर आपका ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये लटक जाएगा ऐसे, फिर मुंह मोटा हो जाएगा। लेकिन जब ये उतरता है तो ऐसे नहीं है कि अपने आसपास से उतारता है सबसे पहले, नहीं, ये फिर ऐसे ही उतरता है, वापस भी ऐसे ही आता है कि यहाँ से फिर मुंह पतला होगा, फिर ये पतले होंगे, फिर कंधे पतले होंगे, फिर नीचे से फिर पेट सबसे पहले बढ़ेगा, सबसे बाद में घटेगा। ठीक है, ये किसके कारण होता है? सब लीवर का काम है ये। तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने पर लीवर प्रोटीन से ही ग्लूकोज बना देता है। जब आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए और आप लंबे फास्टिंग पे हैं तो ये क्या करता है? आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसी को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है। देखिए कितनी हेल्प करता है। अर्थात आपको चलाते रहना है, उसे चलाते रहना है, उसको बंद ही नहीं करना। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लीवर में होने पर लीवर अपने पास रख लेता है। ठीक है, और फिर उसका अपघटन कर देता है किसमें? अमोनिया में और यूरिक एसिड में, और किसमें? यूरिया में। देखो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जीव हैं। जैसे एनिमल्स हैं, जैसे आप मानव हैं, तो मानव में किस में टूटेगा? यूरिक एसिड में, इसमें यूरिया में, सॉरी यूरिक एसिड में। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें यूरिया में टूटता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अमोनिया में। जो जीव पानी में रहते हैं उनमें प्रोटीन का पाचन होते समय अमोनिया गैस बनती है, तो वो अमोनिया में टूटता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यूरिक एसिड में टूटता है, जैसे छिपकली है, ठीक है, पक्षी हैं, वो यूरिक एसिड में टूटेगा। ये जो बीट होती है पक्षियों की या छिपकली के जो वो होती है, छिपकली की जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें यूरिक एसिड होता है, और व्यक्ति में यूरिया होता है, मानव में यूरिया होता है। आप जब पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो उसमें यूरिया होता है। ठीक है, अमोनिया गैस होती है ना उसमें भी। जब तो क्यों इसको किस में बदल दिया? उसने यूरिया में बदल दिया। तो ये अगर प्रोटीन की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं बॉडी में तो वो किस में टूटेगा? यूरिया में। यूरिया ज़्यादा बनेगा तो ब्लड में यूरिया जाएगा, यूरिया से अमोनिया बनती है, अमोनिया बनेगी तो अमोनिया ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन को शॉक कर सकती है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा इतनी ही रखनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा हैवी प्रोटीन खाने से भी समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने लगता है आपकी घुटनों में, आपके कोहनियों में, फिर लगड़ा के चलते हैं लाइफ में। एक उम्र के बाद यूरिया बन जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हाइपरटेंशन रहनी शुरू हो जाएगी, गुस्सा आएगा ज़्यादा, तो वो बहुत सी समस्या आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जहरीले पदार्थ इस नाते ब्लड में होकर किडनी तक जाते हैं, और किडनी ने छानने का काम करती है जब मलमूत्र से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब किडनी कितना? किडनी एक लिमिट तक ही तो छानेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें दुनिया भर का प्रोटीन है, फैट है, वो फैटी एसिड में, सब कुछ एसिड में ही टूट रहा है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, यूरिया, अमोनिया। आपके ब्लड में दुनिया भर का यूरिया मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा? ये जहरीले सब्सटेंस हैं, ये आपको बीमार कर देंगे, अंग को खराब कर देंगे, आपको
आंखें खराब कर देंगे, ब्लर विजन हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये किससे बाहर हो जाते हैं? किडनी से। किडनी भी कोई एक लिमिट के बाद फिर खराब हो जाएगी, कितना छानेगी भाई, उसकी भी तो लिमिट है, फिर वो ब्लॉक हो जाएगी, फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी, किडनी की, फिर उसको छानना पड़ेगा, उसकी डायलिसिस करवानी पड़ेगी, फिर समस्या पैदा होती है। देखिए लीवर में विटामिन ए और डी का संश्लेषण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट और पुराना फैक्ट। पुराना का मतलब एग्जाम में पहले से पूछा जाता रहा है। ए और डी का संश्लेषण कहाँ होता है? आपके लीवर में होता है। अब इसके आगे देखिए, प्रोटीन की अधिकता से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बिल्कुल, प्रोटीन की अधिकता से शरीर में क्या बढ़ता है? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ता है। हाथ पैर और जोड़ों में दर्द होता है और आंखों की रोशनी कम हो जाती है। वही बात जो मैं अभी बता रहा था, देखो बुढ़ापे में आप जैसे लंगड़ा के चलते हैं, कारण क्या है? ये जोड़ जो होते हैं इनमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, फिर इंजेक्शन से निकालना पड़ता है उसे। डॉक्टर के पास जाओगे, उस इंजेक्शन से निकाल देगा, कुछ दिन के लिए ठीक हो जाओगे, 2-4 महीने के लिए फिर बन जाएगा वो, फिर निकलवा के लाओ। या कुछ ऐसे इंजेक्शन्स आते हैं जो यूरिक एसिड को चेंज कर देते हैं, वो ब्लड में घुल के फिर चला जाता है। तो ये सब क्या है? वे फिर ऐसा कोई परमानेंट इलाज इसका है नहीं। तो आप क्या करेंगे? यूरिक एसिड क्या है? एसिड है, तो आप या तो फिर अल्कलाइन चीज़ खाइए। अल्कलाइन का मतलब है जो इसको एसिड को क्या कर दे? नॉर्मल कर दे, एसिड से किस तरफ जाए? क्षार की तरफ बढ़ जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दो जो क्षारीय हो, एसिडिक खानी चीज़ें बंद कर दो, चाय बंद कर दो, फास्ट फूड बंद कर दो, कॉफ़ी बंद कर दो, जो ब्लड में पानी की कमी करते हैं, ऐसे ड्यूरेटिक जो होते हैं, ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए जो एंटी ड्यूरेटिक होती है। अब देखिए, लीवर हिपेरिन प्रोटीन बनाता है जिससे नसों में ब्लड नहीं जमता। जो नसों में जो ब्लड बहता है वो क्यों नहीं जमता? कि लीवर में हिपेरिन प्रोटीन बनता है, वो उसे जमने ही नहीं देता। ठीक है, क्लोटिंग नहीं होने देता। इसलिए अगर ये ना बनाए तो 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पूरे पूरे ब्लड में क्लोटिंग हो जाएगी, वो बहेगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, लीवर में फाइब्रोनोजन प्रोटीन और प्रोथाम्बरिन प्रोटीन होते हैं जो किसका काम करता है? थक्का जमाने का। जब कहीं से कट फट जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो थोड़ी देर में ब्लड निकलते निकलते वो जम जाता है, तो वे क्या है? वो प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन आ जाता है, वहाँ पे फाइब्रोनोजन प्रोटीन आ जाता है। तो वे क्या करते हैं? वो एक जाल सा बना देते हैं ऐसे, वो क्या बना देंगे? ऐसा एक जाल सा बना देंगे, और इस जाल से फिर क्या कर देंगे? इसको बहुत बारीक बारीक जाल सा बना देंगे और ब्लड रुक जाता है। यही प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन और किसका काम है? आपके फाइब्रोनोजन का। लीवर में मरी हुई आरबीसी से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। देखो, जो आपका ब्लड है तो ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें आरबीसी पाई जाती है। तो आरबीसी की भी तो एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए सबका जीवन है, व्यक्ति का जीवन है, तो आरबीसी का भी जीवन है। तो आरबीसी 100-120 दिन के बाद में क्या हो जाती है? मर जाती है। तो मर के वो कहाँ चली जाती है? लीवर के पास। लीवर कहता है यहाँ ले आइए इसे इधर। तो उसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उसका कहाँ यूज होता है? आपका HCl बनाने में, जो अमाशय में जाता है। देखो, रिसाइकल सिस्टम है बॉडी में, ठीक, कितना अच्छा रिसाइकल सिस्टम बनाया नेचर ने। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ से बनते हैं? मरी हुई आरबीसी से। और इसका मैनेजमेंट कौन करता है? लीवर ही करता है। तो लीवर कहाँ भेजेगा इन्हें? लीवर क्या करेगा? इसका पित्तरस बना देगा। लीवर इसका क्या बना देगा? पित्तरस। कि चलो अब तक तो आपने ऑक्सीजन ढोया है, अब आप खाना पचाइए जाके। अब देखो क्या होता है, डेड आरबीसी, मरी हुई आरबीसी, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिससे पित्तरस का निर्माण होता है, यह लीवर में बनता है, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यहीं से यह स्टमक और डेडुनम में मिलता है। यहीं से कहाँ मिल जाता है? स्टमक और डेडुनम में। देखो, ये जो आपका बिलीरुबिन बन रहा है, इसका कलर येलो होता है, ठीक है। ये और ये क्या होता है, जब ये आपका डेडुनम में ना मिलके ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है तो पीलिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड का रंग पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, तो उसे कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं उसे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं, ये ठीक हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। कभी कभी ये न्यू बॉर्न बेबी में भी होता है, बच्चों में, क्योंकि लीवर इतना मैच्योर नहीं होता जब तक कि वो इसको मैनेज कर सके मरी हुई आरबीसी को, तो वो ब्लड में घोल देता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे को पीलिया हो जाता है। तो ये भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, अस्थायी ठीक हो जाती है। तो ये भी डेडुनम में नहीं पहुंचता, ब्लड में पहुंचने लगता है, तो क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। तो शरीर में पाचन की प्रक्रिया बाधित होती है और धीमी हो जाती है। तो जो इन्फेंट का मतलब है जो बच्चे हैं, यूजुअली अकर बिकॉज द बेबी इज लीवर इज नॉट ए मैच्योर एनफ टू गेट रिड क्या, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, अर्थात उनका लीवर क्या होता है,
उनका लीवर इतना मैच्योर नहीं होता जो उसको अफोर्ड कर सके। तो है पीलिया किसी वायरस की बीमारी से होता है तो इसे क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। अगर बॉडी में पीलिया वायरस से हो रहा है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, ABCD, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये आपका लीवर है। देखिए लीवर फंक्शंस, देखो ये है हेल्दी लीवर, बिल्कुल स्वस्थ, एकदम स्वस्थ लीवर। ये फैटी लीवर है आपका। फैटी लीवर में थोड़े थोड़े आपके फैट के ये बनने लगे। देखो डिपॉजिट्स ऑफ फैट लीड टू लीवर एनलार्जमेंट, ये फैट के डिपॉजिट होने लगे इसमें, तो इससे लीवर का साइज बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये आपका फाइब्रोसिस लीवर अर्थात स्केर टिश्यू फॉर्म, इसमें टिश्यू बनने लगते हैं बहुत बड़े बड़े, और यही किसमें बदल जाता है? क्रोनिक डिजीज में बदल जाता है। तो इसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। ग्रो ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डेस्ट्रॉय लीवर सेल, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू ग्रो हो जाते हैं जो लीवर की सेल को ही डैमेज करने लगते हैं। इसे लीवर सिरोसिस या एक तरीके से लीवर कैंसर भी कह सकते हैं। तो ये एक आपका लीवर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइंस की क्लास का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगभग पूरा हो गया। अगर कुछ बचा होगा तो मैं फिर से क्लास में लेकर आ जाऊँगा, अगली क्लास चलाने से पहले थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की क्लास के लिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।